Good evening, dear students. Widening the safety net. दोस्तों, कोविड-19 को लेकर जो भी रिसेंट अपडेट्स आ रही है उसमें हर दिन कुछ ऐसा नया अपडेट दिख रहा है जो डिस्कस करना करंट अपडेट के व्यू पॉइंट से भी, हमारे हेल्थ के व्यू पॉइंट से भी, पेंडेमिक के व्यू पॉइंट से भी डिस्कस करना जरूरी होता है और उसमें से वोकैब्स तो हमें मिलते ही है। तो ये चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कोविड से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल मिलता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसकी को देंगे, ठीक है। और कल के दिन से जो वैक्सीनेशन रोल आउट किया गया 15 to 17 इयर्स एज कैटेगरी के लिए, उसमें क्या अपडेट है, कोवैक्सीन क्यों उसमें अप्रूव हुआ और कोई वैक्सीन नहीं, तो और कौन सी वैक्सीन है जो पाइपलाइन में है, उसके ऊपर और आगे की अपडेट चलिए समझने की शुरुआत करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग, खम्मा गणी, राम राम, शुभ संध्या, बियोनाज नॉचिस एंड बोंजुआ। चलिए सब लोग जल्दी कमेंट में लिख दीजिए गो अहेड। बढ़ते हैं आगे, माइंड मैप को समझते हैं। आफ्टर 1.5 इयर्स, किसका 1.5 साल के बाद कोविड-19 वैक्सीन पहली बार जब रोल आउट हुआ था, मतलब जब उसको मार्केट में रिलीज किया गया या लॉन्च किया गया, उसके 1.5 साल के बाद जो प्राइमरी शेड्यूल जो अभी बन के आ रहा है गवर्नमेंट का, वो ये है कि 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख टीन एजर्स जो है, जो 15 से 17 साल की उम्र की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनको वैक्सीन अवेलेबल कराना। और 3 जनवरी कल का जो पहला दिन था, उसी दिन 0.4 मिलियन, दोस्तों 4 मिलियन का मतलब होता है 40 लाख। तो जब आप कहते हो 0.4 मतलब 4 लाख बच्चों को पहला डोज जो है वो पहले ही दिन वैक्सीन रोल आउट के अवेलेबल कराया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये क्यों हुआ, फॉलोइंग मतलब किसके चलते, किसके बाद, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसमें बहुत ज्यादा सर्ज। अब आप चेक करिए, सर्ज ये वर्ड इतनी बार दोहराया जा चुका है कि हम सबको ये वोकैब बाय डिफॉल्ट समझ में भी आ चुका है, उसका रिवीजन भी नहीं करना पड़ता है। और आप ऑब्जर्व करोगे कि अभय सर हर कुछ दिनों में वोकैब रिवीजन कैसे करना और वोकैब रट्टा क्यों नहीं मारना, उसकी बात ऑलवेज करते रहेंगे, चाहे आप इसके लिए थोड़ी सी बोर्डम क्यों ना महसूस करो, लेकिन मैं हर कुछ दिनों पे वोकैब रिवीजन की सिस्टम बताते रहूंगा। आज वापस बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मुझे पूछते हैं कि सर वोकैब्स याद नहीं रहते, तो मेरा उनको काउंटर क्वेश्चन रहता है कि मैंने आपको कब बोला कि वोकैब याद रखो? कभी आपको बोला ही नहीं गया कि वोकैब याद रखने जाओ, रट्टा मारने जाओ, नहीं, ऐसा वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। उसकी जगह क्या करना है, जितने वोकैब्स को आप यूज में लाओगे उतने बाय डिफॉल्ट वो आपको याद रहने लग जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 2, 3, साढ़े 3 महीने से लगातार एडिटोरियल में लगे हुए, उनको आप पूछो वो खुद बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे वोकैब्स हैं जो उन्होंने रिवाइज नहीं किए, लेकिन बहुत बार रिपीटेटिव यूज जब उसका हुआ है तो उसको बाय डिफॉल्ट उसको आने लग गए हैं। तो यही तरीका होता है वोकैब्स याद रखने का कि उसके पीछे मत भागो, सिर्फ उसको यूज में ले आओ, वो वोकैब आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। तो ये हर कुछ दिनों पे मैं वापस आपको याद दिलाता रहूंगा, ठीक है। तो यहां लिखा है 7.5 मिलियन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे पैराग्राफ में मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूं। अच्छा 75 मिलियन है, सॉरी मेरी गड़बड़ी है भावेश, यस यहाँ 7.5 मिलियन नहीं है, मैं सोच रहा था 75 लाख, ठीक है, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ पूरे के पूरे कितने हैं, 75 मिलियन है। डेफिनेटली उसका मतलब तो 7.5 करोड़ ही होगा,
है ना भावेश? मैं तो 7.5 मिलियन समझ रहा था, इसलिए 75 लाख ले रहा था, लेकिन मेरी देखने में गड़बड़ी थी। पैराग्राफ में लिखा है 75 मिलियन, मतलब 7.5 करोड़ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और ओमनिक्रॉन के चलते जिसको वेरिएंट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ऐसा वाला प्रकार जो थोड़ा, अच्छा ऑडियो इश्यू आ रहा है, स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑडियो इश्यू में क्या दिक्कत है। चलिए अब मुझे बता दीजिए, ऑडिबल है, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए ऑडिबल है, बता दीजिए जल्दी से। शुरुआत करो आगे के शेड्यूल की। रश, गश, इंक्रीज, सडन, राइज, अपसर्ज भी उसे कहते हैं, स्पाइक होना, ये सारे वर्ड्स आते हैं। चलिए ऑडिबल है, अच्छे से एक बार बता दीजिए सब लोग, ताकि मैं शेड्यूल शुरू करूं। वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है, देवांग का कहना है वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलिए चलिए क्लियर क्लियर लिख दिया है सबने, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और ये समय पे प्राइमरी शेड्यूल पे जो बच्चों के लिए वैक्सीन मंजूर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन हुई है, और ये सेफ तो है, इम्यूनोजेनिक भी है। दोस्तों इम्यूनोजेनिक और एक शब्द मिला जो आपकी इम्यून सिस्टम को और एक्टिव कर देता हो, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता हो, उसे कहते हैं इम्यूनोजेनिक। कमेंट में एक बार लिख देंगे ये शब्द को। और सेकंड और थर्ड जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया ना, उसके बाद इसको अप्रूव किया गया है, लेकिन येट अभी भी बाकी है इसको पीयर रिव्यू करना। दोस्तों पीयर रिव्यू करने का मतलब होता है जो भी एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, वो सब साथ में मिलके इसके ऊपर एक कॉमन ओपिनियन रखे और उसको मंजूरी करे, तो उसे कहा जाता है पीयर रिव्यू करना। लेकिन उसका जो लेटेस्ट डेटा है ना, उसको पोस्ट किया गया था प्री प्रिंट सर्वर पे दिसंबर 29 के दिन, मतलब 29 दिसंबर पिछले साल। ठीक है, 2021 में इसको प्री प्रिंट सर्वर पे रखा गया था। ये ऐसा सर्वर है जहां पे कोई भी नया रिसर्च होता है, कोई भी नया इन्वेंशन होता है, डेटा से रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है, तो वो डेटा एक कॉमन पोर्टल जो है प्री प्रिंट सर्वर, वहां पे रखा जाता है। ठीक है, तो वो रखा गया, लेकिन उसका पीयर रिव्यू करना अभी बाकी है। और ये जो स्टडी किया गया था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 175 बच्चे जो 12 से 18 साल की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं को स्टडी किया गया है। तो बहुत लिमिटेड सैंपल को लेके यह स्टडी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी में देखते हैं। फिर भी नो क्लियर कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है जनरल कॉमन ओपिनियन, सबकी सहमति, सर्वसम्मति जिसे कहते हैं। ऐसा वाला कोई कॉमन ओपिनियन अभी तक नहीं आया है। किसको लेकर? 15 साल से ज्यादा उम्र वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी जो डेथ है ना, वो तो रिलेटिवली बहुत ही कम हो रही है। तो क्या उनके लिए अभी भी वैक्सीन दे देना जरूरी था या नहीं? ऐसा एक कंसेंसस अभी तक आया नहीं है। और सिग्निफिकेंट परसेंट, बहुत अच्छा खासा परसेंटेज किसका? टीनेजर्स का और चिल्ड्रन का रह चुका है जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है। ऐसा सीरो सर्वे में पता चला। दोस्तों सीरो सर्वे का मतलब होता है जिसका कोविड-19 टेस्ट करके पता लगा है, ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली साइंटिफिक टेक्निक्स के द्वारा वो जनरल एनालिसिस करते हैं और उसमें उनका ये ओपिनियन आ रहा है, उसे हम कहते हैं सीरो सर्वे। खैर टेक्निकल डेफिनेशन जब वोकैब्स डिस्कस करेंगे तब एक बार वापस हम देखेंगे। और दूसरा, ये जो बच्चों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी गई है, जिसमें 4 लाख बच्चों को पूरे भारत में ऑलरेडी वैक्सीनेट कर दिया गया है फर्स्ट डोज के साथ, तो उसी का सेकेंड डोज जो है वो एग्जैक्ट 28 डेज के बाद डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट में सब लोग लिख देंगे नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट माइंड मैप जो है उसको हम समझे, और उसी के साथ पूरा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी हम शुरू कर देंगे। चलिए जल्दी कमेंट में नेक्स्ट लिख देंगे। कंसेंसस, यस, एग्रीमेंट, सॉलिडारिटी, यूनैनिमिटी और हार्मनी, बहुत बढ़िया। पीयर रिव्यू द इवैल्यूएशन ऑफ वर्क बाय वन और मोर पीपल विद सिमिलर कॉम्पिटेंसीज, बिल्कुल सही कहा है कृतिका ने, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा पूरा रिव्यू होना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट लिख दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, मतलब नेक्स्ट इसी एडिटोरियल का नेक्स्ट पैराग्राफ, कि हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है और 60 से ऊपर ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनको कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है एक शरीर में एक से ज्यादा बीमारियों का अस्तित्व होना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को प्रिकॉशन डोज, या जिसको कहा जाता है बूस्टर डोज, या जिसे कहा जाता है थर्ड डोज, वो अवेलेबल कराया जाएगा। और इसे कहते हैं होमोलोगस अप्रोच, मतलब
जो फर्स्ट एंड सेकंड वैक्सीन सपोज कोविशील्ड की दी थी, तो थर्ड भी बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का दिया जाएगा, तो उसे कहते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर उसका जीनोमिक स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं होमोलॉगस अप्रोच। ये बेस्ट वन है। कब तक? जब तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं आ जाता जिसमें ऐसा साबित हो सके कि अगर 2 आपने कोवैक्सीन के डोज लिए हैं तो तीसरा बूस्टर डोज किसी और वैक्सीन का लो तो इम्यून सिस्टम और डबल मतलब उसमें एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। ऐसा जब तक कोई हमें स्पेसिफिक एविडेंस, स्पेसिफिक प्रमाण नहीं मिल जाता, तब तक तो यही अप्रोच बेस्ट है कि अगर पहले 2 डोजेस आपको मिले थे कोविशील्ड के, तो थर्ड भी दिया जाएगा कोविशील्ड का। आगे बढ़ते। और कोवैक्सीन जो है ना, अकाउंट्स फॉर, दोस्तों जब भी कैलकुलेशन बताना है अकाउंट्स फॉर आता है। अब देखो मैंने वोकैब रिवाइज नहीं करना है ऐसा नहीं बोला, पर वोकैब को रट्टा मारने नहीं जाना है ऐसा जब बोला, तो आप चेक करो अकाउंट्स फॉर तो हिंदू की लैंग्वेज में ही कितनी बार आ चुका है। तो अब आपके लिए गिनती के लिए इसको प्रेजेंट किया जाता है, वो बड़ा आसान है समझना। लेकिन जब अनइवन रोड्स होते हैं ना, दे अकाउंट फॉर मेनी एक्सीडेंट्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी एक्सीडेंट्स, दैट इज रोड एक्सीडेंट्स। तो यहां जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, उसका भी मतलब होता है अकाउंट्स फॉर। तो कोवैक्सीन जो है ना, अभी तक जितने भी डोजेस दिए गए ना, उसका सिर्फ 10% ही गिनती में आता है, उससे ज्यादा मतलब उसका अभी तक यूज हुआ नहीं है, प्रोडक्शन स्लो चल रहा है। तो इस बात को जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने फैक्टर इन करना पड़ेगा। दोस्तों फैक्टर इन का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना पड़ेगा, किसी चीज को ध्यान में लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कंपेरेबल एनालॉगस, बिल्कुल सही कहा है श्याम ने। आगे बढ़ते हैं, और अवेलेबिलिटी है कि नहीं उसको भी हमने यहां मतलब फैक्टर इन मतलब कंसिडर करना पड़ेगा कि कोवैक्सीन या ऐसी और वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी समय पे या नहीं, तब जाके 7.5 करोड़ बच्चे जो है उनको हम वैक्सीन कर सकते हैं। और यहां एक कंपल्शन हो जाता है कि टेस्टिंग अदर वैक्सीन्स जो कोवैक्सीन के साथ साथ मिलके सपोर्ट कर पाए, और जो 15 से 17 साल के जो एडल्ट्स है, जो एडल्ट नहीं जो टीनेजर्स है, उनको वैक्सीनेट किया जा सके उसके लिए। और ये जो कंपल्शन है ना, वो कैसा है? ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा इंटेंस है, ओवरपोरिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वैक्सीन यहां पे मंजूर हो चुकी है, कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स। ठीक है, और ये भी लेसन करेगी, घटाएगी हमारा रिलायंस मतलब डिपेंडेंस किसके ऊपर? कोवैक्सीन के ऊपर। लेकिन ये अप्रूव हो चुकी है, प्रोड्यूस होके कब बाहर आ जाती है तब देखेंगे। उसी तरह से ज़ाइकोव-डी जो है वो भी तो बच्चों के लिए अप्रूव हो चुकी है, लेकिन वो भी उसके ऊपर प्रोडक्शन का कोई अपडेट हमें अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी वैक्सीन जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे हमारा स्पेसिफिकली जो डिपेंडेंस है कोवैक्सीन के ऊपर, जो ओवरवेलमिंग है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यहां पे हमें साथ में ये भी इंश्योर करना में मदद रहेगा कि कोई भी शॉर्टेज ना देखनी पड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में मिडवे, बीच रास्ते पे। सो दैट इज हाउ द एडिटोरियल इज। सो ये आज का पूरा एडिटोरियल था, इसी को हम अब इंग्लिश से हिंदी समझेंगे। आप चेक करिए, जब मैं कहता हूं वोकैब को रट्टा नहीं मारना है, क्यों? क्योंकि अभी जब मैंने माइंड मैप डिस्कस किया तो आप चेक करिए कितने वोकैब यहां आए। सबसे पहला रोल आउट आया, फिर उसी के साथ आया था कौन सा वाला? सर्ज आया, फिर कौन सा वाला आया था? इम्यूनोजेनिक आया। ठीक है, और अगर आगे देखे पीयर रिव्यू आया। ठीक है, फिर अगर कंसेंसस देखे, फिर आया था बस सीरो सर्वे कंसेप्ट आया था, उसी के साथ आया था कौन सा वाला? तो अकाउंट फॉर फ्रेज आया था, फैक्टर इन फ्रेज आया था। ठीक है, ओवरवेलमिंग एक शब्द आया। और ये सारे जो वर्ड्स है, इंश्योर करना कोई चीज को, मेक श्योर करना। होमोलॉगस मतलब ऑलमोस्ट सिनोनिमस। ठीक है, एनालॉगस जिसे कहते हैं, कंपैरेबल कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको माइंड मैप में ही पहली 10-12 मिनट में मिल गए। अब जब मैं एडिटोरियल का ट्रांसलेशन करना शुरू करूंगा तब यही सारे वोकैब वापस आएंगे और तब सेंटेंस के रूप में आएंगे, तो ये वोकैब को और एक बार रिवाइज करने का मौका मिला। फिर और 15 मिनट के बाद मैं सारे वोकैब्स का लिस्ट लेकर उसका एक एक शब्द, उसका मीनिंग डिस्कस करता जाता हूं। उसमें सिनोनिम्स भी आते हैं, तो वो सिनोनिम को आपने सबको रट्टा नहीं मारना है, लेकिन 1-2 नया जो है ना उसको थोड़ा सा माइंड में बिठा के भूल जाना है। भूल जाना है, मैं ऐसा साफ साफ बोल रहा हूं। ठीक है, और ऐसा करके 3 बार जब पढ़ लिया तो मैं आपको टेलीग्राम पे रात तक में या तो सुबह तक में क्या करता हूं, उसकी पीडीएफ भेज देता हूं। उसको एक बार पढ़ के सो जाए या सुबह उठ के पढ़ ले। कैसे पढ़ ले? सिर्फ वोकैब को पढ़ ले और पैसेज जो पढ़ा है ना उसकी स्टोरी तो याद होगी। अब ये 4 बार जब वोकैब का रिवीजन हुआ ना, तो 4 बार जब यूज में आए, लेकिन बोल के करना पड़ेगा, मन में नहीं। ठीक है, और सैटरडे के दिन ऐसी 5 की 5 पीडीएफ है, उसका रिवीजन करो। ये 5वीं बार रिवीजन हुआ। और संडे के दिन जब आप एग्जाम देते हो तो सारे वोकैब जब माइंड में चलते हैं ना, तब जाके वोकैब में से बहुत सारे होते हैं जो आपको याद रहना बिना रट्टा मारे शुरू हो जाता है। सहमत हो इस बात से? जल्दी से कमेंट में यस लिख दो फटाफट। चलिए जल्दी।
तो ये वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। और अगर नहीं सहमत हो तो भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, सहमत हो तो भी बात नहीं मानूंगा। क्यों? आपने पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा। लेकिन अभी विचार से क्या लग रहा है वो बता दीजिए। सहमत हो तो यस बता दीजिए, नहीं है तो नो बता दीजिए। चलिए जल्दी। चलो, यश, गुड़िया, स्वीटी, अंजू, मितेश, नेहांशी, कृति, चलिए, केतुल, भावेश, नैन्सी, पूजा, मिरेकल, श्याम, रोशनी, कुंजल, हितेश, नरेश। जी हाँ, तो इसके ऊपर आप रेगुलर बेसिस पे वर्क करिए। पायल, चलो बहुत बढ़िया, सबने कहना शुरू कर दिया है और कहा भी है, सहमत हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पैसेज की पढ़ाई और वापस से इंग्लिश टू हिंदी जाते हैं। वाइडनिंग बढ़ाना, सेफ्टी नेट को बढ़ाना, रोल आउट किया, जो रिलीज किया, जो लॉन्च किया, किसको? कोविड-19 वैक्सीन को फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, सो यहाँ जो जरूरत है कि टेस्ट करेंगे और भी वैक्सीन को एज एन एडिशनल डोज इन एडल्ट्स इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब है ये रिक्वायरमेंट कैसी हो चुकी है, अभी एकदम इंटेंस हो चुकी है। एक्सट्रीम नीड जब कोई चीज बन जाए तो आप उसे क्या कहते हो? एक तरह से ओवरवेलमिंग बन जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियरली अ ईयर आफ्टर द रोल आउट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, 1.5 साल हो गया कोविड वैक्सीन के रोल आउट हुए फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। द प्राइमरी शेड्यूल, जो अभी मुख्यतः जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल बन के आ रहा है, जिसमें हम कवर करना चाहते हैं 75 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ जो टीनेजर्स के लिए जो वैक्सीन है जिनकी उम्र है 15 से 17 साल, बिगेन, वो वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है वो शुरू हुआ अक्रॉस द कंट्री ऑन जनवरी 3 के दिन वो शेड्यूल जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल धिम्मर केविन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वाइडन करना मतलब यस, ब्रॉडन करना, वेरी लार्ज मतलब प्रोफ्यूज, रोल आउट करना मतलब उस जर्नी को शुरुआत करना, तो एम्बार्क ऑन भी आता है और पायोनियर करना भी आता है वर्ब के सेंस में। और नियरली 0.4 मिलियन मतलब 4 लाख चिल्ड्रन जो है रिसीव्ड द फर्स्ट डोज ऑन द फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसी बात हो गई, जिसमें 4 लाख बच्चों को ऑलरेडी फर्स्ट डोज जो है वो मिल चुका है। आप जरा सोचे, इस गति से अगर हम चलते हैं तो एक महीने में 4 लाख के हिसाब से इंटू 30 करिए, आप कहां पे पहुंच जाओगे? ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो मैंने गिनती बताई, क्या पता गवर्नमेंट का टारगेट हो हर दिन और वैक्सीनेशन का डोज बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाए तो ये 1 महीने का भी काम नहीं और कम दिनों का भी काम हो सकता है। चलिए वो हमारे लेटेस्ट आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो अपडेट्स है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे की लाइन पढ़ो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो आंकड़ा है वो एडिटोरियल में जो हमें दिया है उस आधार पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक्चुअल फिगर तो अभी बहुत बार अप डाउन होते रहता है, वो अपने को पता भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। With all adults aged 18 years and above already being covered, और यस ये अभियान में 18 और 18 साल से ऊपर के बच्चे वालों को मतलब बच्चों को तो ऑलरेडी कवर करना शुरू कर दिया है। द इंक्लूजन ऑफ टीनेजर्स हैज रिड्यूस्ड द एलिजिबिलिटी एज ग्रुप टू 15 ईयर्स, और अब जो ये एलिजिबिलिटी एज है वो 15 साल पे आ चुकी है। ठीक है, तो अब ज्यादा वैक्सीन का लोड भी आएगा, ज्यादा टारगेट भी अचीव करने होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन टू वैक्सीनेट टीनेजर्स, और यहाँ जो 15 से 17 साल वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने का जो निर्णय लिया, विच वॉज अनाउंस बाय पीएम मोदी। कब अनाउंस किया गया था? पिछले साल 25 दिसंबर के दिन अनाउंस किया गया था। पिछले साल मतलब लगता है ओहो पिछले साल, अरे बाप रे 4 दिन पहले की बात चल रही है भाई। आगे बढ़ते। was based on the emergence, emergence का मतलब होता है ओरिजिन होना, शुरुआत होना, बिगिनिंग होना, of the highly transmissive, transmissive का मतलब होता है infectious, इसका मतलब क्या होगा? एक तरह से infectious,
ठीक है, ऐसा वाला ओमनिक्रॉन वेरिएंट का जब इमरजेंस शुरुआत हुआ उसके चलते ये डिसीजन भी लिया गया था। और इसका जो स्प्रेड है, फैलाव है ना, टू मेनी कंट्रीज इन अबाउट अ मंथ, और बहुत सारे देशों में इसका एक ही महीने में फैल जाना was designated as a variant of concern, VOC के तौर पे इसको WHO के द्वारा एक तरह से करार दिया गया था। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना भी पड़ेगा, ऐसी बात थी। एंड द ग्लोबल केस का जो सर्ज हुआ है ना, जो राइज हुआ, जो एक तरह से अपसर्ज हुआ, ठीक है, जो केसेस में एक तरह से स्पाइक हुआ, ठीक है, एंड द ट्रेंड इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ वैक्सीनेटिंग एडोलसेंट्स एंड चिल्ड्रन, उसी के साथ साथ बहुत सारे देशों में ये एडोलसेंट्स जो तरुण होते हैं, है ना, 15 से 18 साल, और साथ साथ में चिल्ड्रन जो बिलो 15 ईयर्स और 14 ईयर्स है, उन सबको वैक्सीनेट करना, ऐसा ट्रेंड जब शुरू हुआ तो तब जाके मोदी जी ने भी 25 दिसंबर के दिन यहाँ पे भी अनाउंस किया कि अब से बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो रोल आउट करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, और कीर्ति लाड ने भी सिनोनिम लिखे हैं, आउटपोरिंग होना, एफ्लेक्स होना, अपस्विंग होना, आउटबर्स्ट होना, यस, चीज बर्स्ट से याद आया आउटबर्स्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते, एलिवेशन भी होता है, बिल्कुल। अप्रोर, सर्च का मतलब यहां हम अप्रोर नहीं लेंगे, वैसे जब किसी चीज में हो हल्लोड़ हंगामा बढ़ जाए तो हम अप्रोर लेते हैं, वो एक तरह से बढ़ने की सेंस में अगर सोचो तो एक बार आप सर्च सोच भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते। While there is no clear consensus, कोई कॉमन हार्मनी नहीं है, कोई कॉमन ओपिनियन नहीं है ऑन वेदर हेल्दी टीनेजर्स अबव 15, वो ये कि जो हेल्दी बच्चे हैं जो 15 साल के ऊपर के हैं कि उनको भी वैक्सीनेट कर देना चाहिए, पर्टिकुलरली क्योंकि सीवियर डिजीज एंड डेथ जो है ना इन दिस एज ग्रुप आर रिलेटिवली लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात श्योर नहीं है कि जो हेल्दी बच्चे 15 साल से ऊपर वाले क्या उनको भी वैक्सीनेट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां उनके अंदर सीवियर डिजीज होना, बीमारी का गंभीर रूप लेना और उनकी डेथ होने का रेशियो बहुत कम है व्हेन इन्फेक्टेड बाय द वायरस, और वो भी तब जब इस वायरस से उनको इन्फेक्शन हो। एंड अ सिग्निफिकेंट परसेंट जो है टीनेजर्स का भी बहुत अच्छा परसेंटेज और वैसे ही चिल्ड्रन का भी बहुत अच्छा परसेंटेज हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड एज इंडिकेटेड बाय द फ्यू सीरो सर्वे। जो सीरो सर्वे है, जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है जिसमें एंटीबॉडी चेक किए जाते हैं, अगर एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा तो मान लेने का कि कोविड-19 हुआ था। ऐसा वाला एक बेसिक मेरी समझ वाला जो सर्वे मैंने बताया, सीरो सर्वे मेरी लैंग्वेज में, वो सीरो सर्वे करने के बाद पता चला कि बहुत सारे टीनेजर्स, बहुत सारे चिल्ड्रन है ना, उनको भी ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन लिए बगैर भी ये वायरस हो चुका था, इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन उनको कोई ज्यादा नुकसान हुआ नहीं था। इसीलिए यहां प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या उनको भी वैक्सीनेट कर देना चाहिए। तो वैक्सीनेशन जो है डज इंक्रीज, देखो यहाँ इंक्रीज इज डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे यहाँ, डज इंक्रीज की जगह आप क्या लिख सकते थे, जब आपको किसी बात को ज्यादा जोर देके, ज्यादा एम्फेसाइज देके बतानी है, तब आप बीच में डू, डस और डिड का एडिशन खास करके डू और डस का करते हो। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन स्पेसिफिकली बढ़ा देता है लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ये बात तो सही है। और अनलाइक जैसा कि किस केस में नहीं हुआ था, इट वॉज फाउंड टू बी सेफ, और यहाँ वो सेफ भी था ऐसा पता चला। इम्यूनोजेनिक मतलब आपकी सिस्टम जो है उसका इम्यून का जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ाने वाला भी लग रहा है। हाथ में हर नहीं होगा ना मेरे भाई। चलिए आवाज आ रही है, दीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए फटाफट बता दीजिए, नाउ और नॉट लिख दीजिए एक बार। रिपीट अगेन, ठीक है, रिपीट करता हूं। चलिए, नॉट येट, नो, सब लोग नो लिख रहे हैं भाई।
हाँ सर कोई नहीं, रिपीट कर देंगे हम, उसका दिक्कत नहीं है केतुल, रिपीट मैं करूंगा, वो पॉइंट पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी, ऑडिबल है अब? चलिए ऑडिबल है, सुनाई दे रहा है? नाउ ऑडिबल, चलो रोशनी ने लिख दिया नाउ ऑडिबल, चलिए बढ़िया बढ़िया, यस यस यस, ओके। तो लास्ट में जो बताया गया वो ये कि अनलाइक का मतलब होता है जब एक एग्जांपल दियो उसकी तरह नहीं, कुछ अलग, ऐसा अगर बताना हो ना तो हम बीच में क्या बोलते हैं, अनलाइक। तो जैसे कि अनलाइक एडल्ट्स जिनको तो वैक्सीनेट किया गया था 2 वैक्सीन में से कोई भी एक से, कोवैक्सीन से भी और कोविशील्ड से भी, उसकी तरह नहीं, अनलाइक दैट, नॉट लाइक दैट। ये टीनेजर को एडमिनिस्टर किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये कोवैक्सीन। इट वॉज फाउंड टू बी सेफ, और इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स बढ़ाने वाला भी ये वैक्सीन को पाया गया था, किसमें, टीनेजर्स में, ड्यूरिंग अ फेज 2-3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। तो दोस्तों ये कोई भी वैक्सीन जब रोल आउट किया जाता है, उसको मंजूर किया जाता है, उसके पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 175 एडोलसेंट्स जो तरुण होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, एजेड 12 to 18 ईयर्स वर स्टडीड, सिर्फ इन्हीं लोगों के 175 ही पर्सन्स या बच्चों का सैंपल लेके, मतलब बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, 175 ही। आगे बढ़ते हैं, और ये जो डेटा है ना ऑफ द ट्रायल येट टू बी पीयर रिव्यूड, मतलब एक तरह से इवेल्युएट करना, इवेल्युएटेड, टू बी इवेल्युएटेड बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स टीम, ठीक है। वर पोस्टेड ऑन अ प्री प्रिंट सर्वर, ऐसा सर्वर जहां पे सारे ऑनलाइन रिसर्च मटेरियल जो है वो अपलोड किया जाता है, और वो दिसंबर 29 के दिन अपलोड तो कर दिया गया था डेटा, एज इन द केस ऑफ एडल्ट। और अगर एडल्ट्स की बात करें तो एलिजिबल टीनेजर्स जो होते हैं ना, जो लायक हैं और उस एज कैटेगरी में आते हैं, विल रिसीव द सेकेंड डोज, कब, आफ्टर 28 डेज ऑफ द फर्स्ट डोज। चलिए यहां तक क्लियर है तो कमेंट में एक बार क्लियर लिख दीजिए, चलिए जल्दी कमेंट में क्लियर लिख दीजिए। Besides providing teenagers with a primary vaccine, और वैक्सीन जो दे रहे उसके साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन, उसी के साथ साथ और क्या क्या करना है, तो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, और साथ साथ में 2/60 ऐसे सीनियर सिटीजन जो 60 साल के ऊपर हो चुके हैं और उनको कोमॉर्बिडिटी है, मतलब एक शरीर के अंदर एक से ज्यादा बीमारियों का होना, ऐसे व्यक्तियों को कोमॉर्बिडिटी, पर्सन विद कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है। तो उनको विल बी प्रोवाइडेड, उनको उपलब्ध कराया जाएगा प्रिकॉशन डोज, इसी प्रिकॉशन डोज को थर्ड डोज कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा बूस्टर डोज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए क्लियर है, क्या बात है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, रिव्यू करना, क्रिटिक करना, क्रिटिका। Providing Covaxin as the precaution dose to all the people who have received the same vaccine। अच्छा, ऐसे हर व्यक्ति जिन्होंने ऑलरेडी 2 बार जो डोज लिए है वो कोवैक्सीन के लिए है, उनको तीसरी बार भी अगर कोवैक्सीन देते हो ऑफ द प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल में, तो साइंटिफिकली उसको क्या कहा जाएगा, होमोलोगस, सिनोनिमस, एनालॉगस, कंपेरेबल, सेम, ठीक है। वैक्सीन बूस्टर विल बी द बेस्ट अप्रोच एट लीस्ट टिल, और ऐसा बेस्ट अप्रोच माना जाएगा कि 2 वैक्सीन जिस कंपनी के मिले, जिस ब्रांड के मिले, उसी ब्रांड का, उसी नाम का तीसरा बूस्टर डोज मिले, ये अभी तक का बेस्ट अप्रोच रहेगा। कब तक, कम से कम तब तक, एटलीस्ट टिल देयर इज एविडेंस, तब तक कि जब तक हमें एक प्रमाण नहीं मिल जाता ऑन यूजिंग अ डिफरेंट वैक्सीन एज अ बूस्टर शॉट। जब तक ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि भाई तीसरा जो डोज मिलेगा वो कोई और वैक्सीन का दो और वो इफेक्टिव रहेगा, ऐसा जब तक प्रमाण नहीं मिल जाता है तब तक तो तीनों वैक्सीन सेम, मतलब तीनों डोज सेम ही वैक्सीन के हो, वो सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो यहां पे माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दो उसके बावजूद कि कोवैक्सीन अकाउंट फॉर, मतलब गिनती में आता है सिर्फ और सिर्फ
10% ऑफ ऑल द डोजेस जो एडमिनिस्टर किए गए, जो प्रोवाइड किए गए हैं अभी तक के, उसमें से सिर्फ कोवैक्सीन 10% ही आता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बहुत स्लो है। एंड द साइंटिफिक बॉडीज जो है, जो साइंटिफिक ग्रुप होते हैं, कमिटी होते हैं, उसे बॉडीज कहा जाएगा। तो नीड टू फैक्टर इन का मतलब है उनको ये बात को कंसीडर करना पड़ेगा। किस बात को? वैक्सीन अवेलेबिलिटी टू, कि कितनी वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी, उस बात को भी ऑलवेज कंसीडर करते रहना पड़ेगा, ऑलवेज फैक्टर इन करते रहना पड़ेगा। दिस बिकम्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, और ये चीज अभी तो खास करके ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। एज का मतलब बिकॉज ओनली कोवैक्सीन इज यूज्ड फॉर वैक्सीनेटिंग टीनेजर्स, क्योंकि अभी टीनेजर्स को वैक्सीनेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, एंड इट्स प्रोडक्शन इज वेरी लिमिटेड, और ये जो कोवैक्सीन है उसका प्रोडक्शन वैसे भी लिमिटेड हो रहा है। तो इन कंपैरिजन टू द कोविशील्ड, तो कोविशील्ड का तो फिर भी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। 90% जो डोजेस दिए गए उसमें कोविशील्ड ही होगा या स्पुतनिक होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्लियर है यहां तक? बढ़ते हैं आगे। और यहां जो कंपल्शन है ना टू टेस्ट अदर वैक्सीन दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोवैक्सीन, है ना, ऐसा हमारे लिए एक तरह से कंपलसरी बन चुका है कि अब हम और वैक्सीन को डेवलप करें जो कोवैक्सीन के ऑप्शन में यूज कर सकते हैं एडिशनल डोज के लिए इन एडल्ट्स, इज देयरफॉर ओवरवेलमिंग। ये जो हमारा कंपल्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज्यादा प्रोफ्यूज है। और अप्रूवल दो एडिशनल वैक्सीन का होना, जिसमें कोर्बीवैक्स आ गया और कोवोवैक्स आ गया, विच आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म, और ये दोनों का मैन्युफैक्चरिंग का प्लेटफॉर्म अलग अलग है, दो अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। तो विल फर्दर लेसन करेगा, मतलब क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या रिड्यूस करेगा? रिलायंस। रिलायंस का मतलब क्या होता है भाई? डिपेंडेंस, ठीक है, ऑन कोवैक्सीन फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स। और उससे ये फायदा होगा कि एडल्ट्स का जो वैक्सीनेशन करना चाहते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन पे आप डिपेंडेंट नहीं रह जाओगे, तो कोवैक्सीन के और डोजेस जो है वो फिर चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट मिल चुका होगा। और देयरफॉर दस एंश्योरिंग, मतलब मेक श्योर, मेकिंग श्योर, क्या बात श्योर करते हुए? दैट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर टीनेजर्स डज नॉट सफर फ्रॉम द शॉर्टेजेस मिडवे, कि बीच रास्ते पे हमें शॉर्टेजेस का सामना ना करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी हमें ऑलवेज कंसिडर करते रहना होगा। ऐसा करके यहाँ पे हमें और नए वैक्सीन भी हो सके उतना जल्द से जल्द अप्रूव होने के बाद प्रोडक्शन लाइन में आ जाए और मार्केट में अवेलेबल हो जाए, ये हमें श्योर करते रहना पड़ेगा। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल, जिसमें कोवैक्सीन, सामने कोर्बीवैक्स और कोवोवैक्स, ज़ाइकोव-डी, कोविशील्ड, इन सब का किस तरह से क्या रोल रहा और आगे जाके कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वह सारी बातें आज के इस हिंदू एडिटोरियल ने हमारे साथ डिस्कस करी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैब्स की। दोस्तों कल कितने वोकैब मिले थे, कुछ पता है? कल के एडिटोरियल में मंडे के दिन हमें कितने वोकैब्स मिले थे? चलिए देखते हैं, कल का तो मुझे याद नहीं है, आज देखते हैं, किसी को पता हो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए रोल आउट करना, ऑफिशियल लॉन्च करना या इंट्रोडक्शन करना कोई नई प्रोडक्ट, नई सर्विस लाइन का, उसी के साथ ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा संख्या में है। एक अच्छा वर्ड है प्रोफ्यूज, एक अच्छा वर्ड है इनॉर्मस, ये तो आपको वैसे भी आता है, इमेंस और इंटेंस। फॉर्मिडेबल एक अच्छा वर्ड है, एक स्टुपेंडियस है, एक प्रोडिजियस है, और ऑपरेसिव है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव सेंस में बोला है ना, तो ऑपरेसिव को मैं नेगेटिव सेंस के लिए रखता हूँ, अभी उसको यूज नहीं करूंगा। लेकिन इसमें से कोई भी दो वर्ड याद कर लीजिए, एक तो याद कर लीजिए प्रोडिजियस, और एक तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है, कि प्रोफ्यूज या इनॉर्मस है। नहीं भाई ऐसा कोई मैसेज नहीं आते भाई, पढ़ाने दो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्ज, सडन पावरफुल फॉरवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट जो होती है, बढ़ोतरी होती है, खास करके बाय क्राउड और नेचुरल फोर्स, जैसे कि टाइड आया, गश, आउटपोरिंग, एफ्लक्स, बल्जिंग और एडीइंग, तो उसे कहा जाता है सर्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कल 11 और कुछ लिख रहे 13, चलो मैं दोनों की एवरेज पकड़ लेता हूं 12, ठीक है। तो कल के दिन हमें 12 वोकैब्स जो है वो वहां पे मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कंसेंसस मतलब जो एक सहमति होती है जनरल, या हार्मनी होती है, कंकॉर्ड होता है, यूनाइजन होता है, वननेस एकात्मता हो जाती है, सॉलिडेरिटी, यूनैनिमिटी भी एक अच्छा वर्ड है जो रोशनी ने लिखा था शायद, यूनैनिमिटी। चलिए बहुत बढ़िया। अकॉर्ड, एक सहमति जो होती है ना उसे अकॉर्ड कहते हैं। चलिए 11 मेजोरिटी लिख रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कल 11 शब्द मिले थे हमें। आगे बढ़ते हैं। Sero survey involves testing of blood serum of a group of individuals and this will be used to monitor trends in prevalence. Prevalence मतलब उसकी हाजिरी, उसका dominance of the novel coronavirus या तो SARS-CoV-2
ठीक है। और इन्फेक्शन एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सर्वेलेंस जो होता है ना, जो निगरानी रखी जाती है, जो ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, विल बी कंडक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दैट इज ICMR के द्वारा इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। एंड द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन कोलैबोरेशन विद द की स्टेक होल्डर। दोस्तों किसी भी चीज में जब किसी और का किसी भी तरह से इंटरेस्ट जुड़ा है तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, उस ग्रुप को कहते हैं स्टेक होल्डर्स एंड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। तो ये आपको PDF फॉर्म में जब अवेलेबल कराया जाएगा तब इसको एक बार वापिस से पढ़िएगा। एडमिनिस्टर करना मतलब तो डिस्पेंस करना, मतलब एक तरह से क्या, प्रोवाइड करना, इश्यू करना, डिस्चार्ज करना, अपॉर्शन करना, अलॉट करना, डिसबर्स करना और बेस्टाव या एनफोर्स करना। ये एक अच्छे दो शब्द हैं जिसको ध्यान रख लीजिए आप। एक अच्छा है डिसबर्स। अच्छा, जब लोन आता है उसका पेमेंट डिसबर्स किया जाता है, ये आपको पता है। चेक में आपने लोन अप्लाई किया तो जो आपको पैसा मिलता है उसे बैंक क्या करती है, डिसबर्स करती है। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है डिनोटिंग अ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस मतलब ऐसे तत्व जो सक्षम है, एबल है प्रोड्यूस करने के लिए क्या, इम्यून रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। पीयर रिव्यू का मतलब होता है, पीयर रिव्यू पब्लिकेशन इज आल्सो समटाइम रेफर्ड टू एज अ स्कॉलरली पब्लिकेशन, मतलब सारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसको PDF फॉर्म में पढ़ने के लिए तो रखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। द पीयर रिव्यू प्रोसेस सब्जेक्ट्स मतलब उसको इसके तहत ले जाना, किसी भी प्रोडक्ट को जिसको चेक करना चाहते हो। एन ऑथर स्कॉलरली वर्क रिसर्च एंड आइडियाज टू द स्क्रूटिनी ऑफ द अदर्स हु आर एक्सपर्ट, मतलब मैंने कोई रिसर्च किया तो मेरा रिसर्च को और बहुत सारे एक्सपर्ट्स है वो रिसर्च करके उसके ऊपर जो फाइनल रिजल्ट देंगे उसे कहा जाएगा पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो प्री प्रिंट सर्वर मतलब ऑनलाइन रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है एक तरह से लाइब्रेरी ही होती है, एक तरह का पोर्टल ही होता है जो एनेबल करता है यू टू पोस्ट अर्ली वर्जन ऑफ ऑनलाइन पेपर, ठीक है। होमोलॉगस का मतलब होता है सिमिलर इन पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशनरी ओरिजिन बट नॉट नेसेसरीली इन फंक्शन। कंपेरेबल एनालॉगस जिसे कहते हैं करस्पॉन्डेंट या एक तरह से किंड्रेड या काइंड्रेड या कॉग्नेट, ठीक है। तो उसके समांतर, सेम वो नहीं लेकिन उसके ही जैसी सिस्टम से जनरेट हुआ जो भी होगा उसे कहा जाएगा होमोलॉगस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है गिव रीजन और एक्सप्लेनेशन, मैंने बताया था जिम्मेदार होना या कॉज ऑफ कारण होना, या टू मेकअप फॉर या फॉर्म, इसका मतलब होता है काउंटिंग। जो हमारे काम का था वो ये था। फैक्टर इन करना मतलब तो इंक्लूड करना पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांसिस इन वंस कंसिडरेशन, इसीलिए शॉर्ट में लिखा है कंसिडर करना, लेकिन फ्रेज याद करना है तो टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। टेक समथिंग इनटू अकाउंट, उसे भी कहा जाएगा फैक्टर इन। एंश्योर करना, मेक सर्टेन, है ना, सेफगार्ड करना, अश्योर करना, शेल्टर करना, फोर्टिफाई करना और सुरक्षा कवच देना, एक तरह से शील्ड करना। चलिए गिन लेते एक बार कितने वोकैब्स हमने देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4, ये नहीं गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो आज के 12, मंडे के 11, अभी तक टोटल 23 वोकैब्स हो चुके हैं। अगेन उसको एक बार आज जब PDF आपको अवेलेबल होगी तो आप उसको पढ़िएगा। और जो सर है आपके लिए करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ एनालिसिस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो लेके आते हैं, वैसे ही सर कल 5 जनवरी के दिन सुबह 7:30 बजे आपके साथ लाइव हो जाएंगे और वैसा ही शेड्यूल का आप बेनिफिट लेते रहिए। चलिए आगे। जी हाँ, माइंड मैप, एडिटोरियल वर्ड्स हो, रीडिंग स्किल्स हो, उसका इन डेप्थ एनालिसिस हो, ये सारी चीज़ें हम हर दिन शाम को 7:30 बजे लाइव कर रहे होते हैं। तो उसका रेगुलर और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो ये वाले जो सर है ना उनसे लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, आए बाप रे, ये वाले सर आ गए अब तो, ठीक है। चलो, तो टोन ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज के लिए एक बार मैं वापस पहले वाले जो है वहाँ पे चला जाता हूँ। और अगर आप चेक करो तो यहाँ पे ज़रूरत है और भी वैक्सीन की। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमें बताया जा रहा है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो बताइए टोन ऑफ द पैसेज क्या लिखोगे। चलिए जल्दी दोस्तों, आज मैं नहीं बोलूँगा, आप बताओगे। चलिए जल्दी से बता दीजिए टोन ऑफ द पैसेज, एंड विद दैट आई विल साइन ऑफ। चलो जल्दी। चलो चलो, अलर्टिंग कह सकते हो, इवोकेटिव कह सकते हो। नैरेटिव को मैं बहुत कम प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे पूरी बात का सार ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन ये आ रहा है कि हमें ऐसा करना है, तो मैं कंक्लूसिव भी कह सकता था। टोन ऑफ द पैसेज कंक्लूसिव भी मैं कह सकता था, और इवोकेटिव मतलब जो लिखा है सजेस्टिव
वो तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, एक तरह से थोड़ा सा अलर्ट करता हुआ, अलर्टिंग भी कह सकते हो, लेकिन फिर भी अलर्टिंग की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ चेतावनी देने जैसी वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सजेस्टिव में जा रहे हैं। जी बिल्कुल गुड़िया, जब आप कहते हो नेसेसिटी, तो नेसेसिटी को बताना मतलब कहीं ना कहीं सजेस्ट करना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इंफॉर्मेटिव टोन में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे के छूट नहीं जा रहे, इन्फॉर्मेशन के बहाने आपको आगे क्या डायरेक्शन होना चाहिए वो भी बता रहे। जब क्या डायरेक्शन होना चाहिए वो बता रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन से ज्यादा सजेशन हो जाता है। क्लियर है? एक बार कमेंट में सब लोग लिख दीजिए। चलिए जल्दी, चलिए क्विकली एक बार लिख दीजिए कमेंट में सब लोग। चलो ओके लिख दिया है, चलिए बहुत बढ़िया, डन डन डन। एंड विद दैट टुमारो अगेन 7:30 को हम जब मिलेंगे तो आगे का सेशन हमारा कंटिन्यू होगा और एडिटोरियल हम पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल अफेयर में अगर कोई अच्छा अपडेट मिलता है तो वो वाला एडिटोरियल आएगा, नहीं तो कोविड-19 जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें और भी वोकेब आप चेक करो, हर एडिटोरियल, हर हफ्ते के एडिटोरियल्स में 2-3 कोरोना से रिलेटेड होते हैं या 1-2 होते हैं, लेकिन बाकी के इंटरनेशनल अपडेट या डोमेस्टिक अपडेट के होते ही है, ठीक है। सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभय शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।